Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. Today I am going to discuss a very important act, Medical Termination of Pregnancy Act of 1971, which is amended in March 2021. तो मार्च 2021 में प्रेसिडेंट साहब ने इस बिल को असेंट देकर अब एक्ट बना दिया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्री एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव. तो ये इस बार के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. 99% चांसेस है कि ये इस बार पूछा जाएगा. तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो ये इतना कॉमन टॉपिक है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा समझिएगा. ठीक है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी विमेन प्रेग्नेंट हो गई है, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, खत्म करना है बाय यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड. ठीक है. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, बेसिकली अबॉर्शन कर रहे हैं. तो ये इसको अबॉर्शन एक्ट भी कहते हैं कभी कभी. तो ये एक्ट है क्या अमेंडमेंट्स हुए, क्या सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का, इस अमेंडमेंट के साथ क्या इशू हैं और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, यानी प्री पर्सपेक्टिव एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव. इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करेंगे आज की इस वीडियो में. बट बिफोर दैट, अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में, आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करने में, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं. आप इस फ्री एजुकेशन के इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं. आपको कोई भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना है, आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है. इट्स अ फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव. आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है. अपने फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि मैं बहुत लोगों तक पहुंच सकूं. अगर मेरे चैनल में एक भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि और बेहतर कंटेंट को बनाएं और आप तक लाएं. तो इस फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एजुकेशन में तो सबका हक होता है और होना भी चाहिए. आइए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक से. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अबॉर्शन को रेगुलेट करता है. कैसे रेगुलेट करता है कि किस कंडीशन में अबॉर्शन हो सकता है, किस टाइम पीरियड के भीतर अबॉर्शन हो सकता है. तो यानी इस एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अबॉर्शन को रेगुलेट करना. अंडर विच कंडीशन अबॉर्शन कैन बी डन, अंडर विच टाइम पीरियड अबॉर्शन कैन बी डन. तो यहां पर दो चीजें याद रखिएगा, एक कंडीशन एंड टाइम पीरियड. तो पहली चीज समझते हैं किस कंडीशन में अबॉर्शन कर सकते हैं. अगर आप अबॉर्शन कर रही हैं दैट मींस आप प्रेग्नेंट हैं. सबसे पहले आपको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा. तो पहले यह चेक करते हैं कि प्रेग्नेंट किस वजह से हुई हैं, तो उस केस में अबॉर्शन कर सकते हैं. तो प्रेग्नेंट अगर आप हुई हैं ड्यू टू फेलियर ऑफ एनी डिवाइसेस, आप कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रही हैं, कॉन्डम्स का यूज कर रही हैं और वो फेल हो गए, उसकी वजह से आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उस केस में आप अबॉर्शन करवा सकती हैं. ये कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं. पहली कंडीशन क्या है, फेलियर ऑफ एनी डिवाइसेस. सेकंड, कॉज्ड बाय रेप और सेक्सुअल वायलेंस, आपके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ, रेप हुआ और रेप होने के कारण आप प्रेग्नेंट हो गई, तो उस केस में भी आप अबॉर्ट करवा सकती हैं. ठीक है. तो ये दो केसेस है जहां पर आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकती हैं. तो अगर आपने प्रेगनेंसी ऐसे कंसीव की है तो आप अबॉर्शन करवा सकती हैं. दूसरी चीज, आउटकम के बेसिस पे अगर विमेन की लाइफ डेंजर में है तो वो अबॉर्शन करवा सकती है. और यदि अगर उसकी प्रेगनेंसी उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ढेर सारी ग्रेव इंजरी, सीरियस इंजरी पहुंचा रही है, तो भी वो अबॉर्शन करवा सकती हो. तो अगर विमेन की हेल्थ और मेंटल या फिजिकल हेल्थ खतरे में है, तो वो लाइफ खतरे में है, तो वो अबॉर्शन करवा सकती है. चाइल्ड की बात करें, अगर चाइल्ड जो पैदा होगा अगर वो एबनॉर्मल पैदा होगा, फिजिकल एबनॉर्मल या मेंटल एबनॉर्मल पैदा होने की संभावनाएं हैं, तो उस चाइल्ड को वो अबॉर्ट करवा सकती है. तो चाइल्ड सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी है, तो उस केस में अबॉर्शन कर सकते हैं. तो कंडीशन मैं आपको बता रहा था, यहां पर 4 कंडीशन मैंने आपको बताई. प्रेगनेंसी किस तरह से कंसीव हुई और आउटकम के बेस पे क्या है, अगर विमेन की लाइफ डेंजर में है या विमेन फिजिकल या मेंटल हेल्थ विमेन की बहुत तरह से इंजर्ड हो जाएगी, तो उस केस में अबॉर्शन कर सकती है. अगर चाइल्ड जो पैदा होगा वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मल होगा, तो उस केस में भी अबॉर्शन करवा सकती हैं. आइए अब टाइम पीरियड की बात करते हैं. चलिए चलते हैं वहां पर जहां पर ये एक्ट है और उस एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, दोनों को एज अ कंपैरेटिव वे में समझने के लिए. तो ये एक्ट है इधर, ओरिजिनल एक्ट ऑफ 1971 एंड दिस इज अमेंडमेंट इन 2021. तो उस एक्ट में क्या चेंज करके क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, ये समझने की जरूरत है. चलिए वन बाय वन करके हम समझते हैं. टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. जिस दिन आपने प्रेगनेंसी कंसीव की उससे 12 वीक तक, पहला ओरिजिनल एक्ट ये कहता है एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, एक डॉक्टर की एडवाइस चाहिए और आप
अबॉर्शन करवा सकती हैं, ठीक है। और ये दूसरा एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी सेम चीज कहता है, यानी नो चेंज। तो जहां जहां पर केवल येलो कलर है वहां पर चेंज हुआ है, जहां पर येलो कलर मैंने नहीं डाला है वहां पर चेंज नहीं हुआ है, दैट इज सेम एज द प्रीवियस ओरिजिनल एक्ट ऑफ 1971। तो अगर 12 वीक तक आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाना चाह रही हैं तो एक डॉक्टर की एडवाइस लगेगी और आप अबॉर्शन करवा सकती हैं। 12 to 20 वीक्स अगर देखें तो यहां पर 2 डॉक्टर की एडवाइस चाहिए होती थी। तो पहले एक्ट में 2 डॉक्टर की एडवाइस चाहिए होती है, अब केवल एक डॉक्टर की एडवाइस चाहिए होगी। यानी पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आपको 2 डॉक्टर्स चाहिए थे जो आपको ये एडवाइस करें कि आप जो है अबॉर्शन करवा सकती हैं। अब केवल एक डॉक्टर के कहने पर भी आप अबॉर्शन करवा सकती हैं। 20 to 24 वीक्स की बात करें, यानी 20 से ऊपर वीक हो गया है तो 20 to 24 वीक्स की बात करें या 24 वीक्स के ऊपर की बात करें, इन दोनों ही केसेस में पहले एक्ट उस चीज को नॉट अलाउड कहता था कि आप अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक्स के ऊपर हो गई है तो आप अबॉर्शन करवा ही नहीं सकती हैं। ऐसा 1971 का ये एक्ट कहता था। लेकिन अमेंडमेंट होके अब क्या हुआ कि 20 से 24 वीक के बीच में, यानी 20 to 24 वीक्स का अगर टाइम पीरियड है तो 2 डॉक्टर्स फॉर सम कैटेगरी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, कुछ कैटेगरी होगी प्रेग्नेंट वुमेन की, उन प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी में अगर आप आती हैं तो 2 डॉक्टर की सलाह के बाद आप अबॉर्शन करवा सकती हैं। समझिएगा इस चीज को। और ये कैटेगरी क्या है ये डिफाइंड नहीं की गई है एक्ट में, यही इस एक्ट का थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है जो कि हम इशू में पढ़ेंगे। समझिएगा इस चीज को। तो आप 20 to 24 वीक्स के बीच में अगर अबॉर्शन करवाना चाह रही हैं तो पहले वाला एक्ट तो इजाजत ही नहीं देता था। अमेंडमेंट हुआ तो ये कहा गया कि कुछ कैटेगरी की जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हम अलाउ करेंगे अगर 2 डॉक्टर की एडवाइस के बाद। समझिए इस चीज को। 24 वीक्स के ऊपर हो गया टाइम पीरियड और फिर आप अबॉर्शन करवाना चाह रही हैं तो ये पहले वाला एक्ट तो नॉट अलाउड कहता था। लेकिन इस अमेंडमेंट में कहा गया कि हम एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, स्टेट लेवल पर, यूनियन टेरिटरी लेवल पर एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। वो मेडिकल बोर्ड चेक करेगा और इन केसेस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटी हम अलाउ कर सकते हैं कि 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन कराया जा सके। ठीक है। तो इन सम केसेस मेडिकल बोर्ड विल एग्जामिन दैट थिंग एंड वो बताएगा कि आप अबॉर्शन करवा सकते हो कि अबॉर्शन नहीं करवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम पर अगर आप अबॉर्शन करवाना चाह रहे हो तो क्या होगा, पहले एक्ट ये कहता था और वो सेम ही है दोनों चीजों में, इसलिए मैंने येलो मार्क नहीं डाला है। क्या एक्ट कहता है, 1 डॉक्टर इफ इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइफ, यानी विमेन की लाइफ अगर डेंजर में है तो वो प्रेगनेंसी का किसी भी टाइम पीरियड में अबॉर्शन करवा सकती है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर विमेन की लाइफ डेंजर में है तो हम की टाइम पीरियड की बात नहीं करेंगे, उसकी लाइफ डेंजर में है, उसको बचाना हमारा सबसे बड़ा काम है। तो ये अमेंडमेंट एक्ट और ओरिजिनल एक्ट दोनों यही बात कहते हैं कि 1 डॉक्टर इफ इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइफ, ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ, अगर सही फेथ में ये ओपिनियन फॉर्म्ड हुआ है तो हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, ये चीजें समझ में आ रही हैं। टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ डिवाइसेस, कॉन्डम्स का यूज किया, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया और वो फेल हो गया तो फिर किस टाइम पीरियड में आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवा सकते हो। प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स बाय अ मैरिड वुमेन। तो पहले ये एक्ट कहता था कि 20 वीक के पहले अगर आपको टर्मिनेट करवाना है तो आप करवा सकती हैं, लेकिन वुमेन जो होनी चाहिए वो मैरिड वुमेन होनी चाहिए। मैरिड वुमेन होनी चाहिए तभी 20 वीक्स के पहले हम अबॉर्शन की इजाजत देते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो उस केस में हम आपको इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन अमेंडमेंट हुआ एंड दिस अमेंडमेंट एक्ट अलाउज अनमैरिड वुमेन टू आल्सो टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी फॉर दिस रीजन। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया है और उसकी वजह से अनमैरिड वुमेन भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो वो भी अब अबॉर्शन करवा सकेगी। नेक्स्ट इज मेडिकल बोर्ड्स। तो पहले तो किसी भी मेडिकल बोर्ड्स की बात ही नहीं की थी। 20 वीक्स के अगर ऊपर हो गया तो आप अबॉर्शन करवा ही नहीं सकते थे, मैंने जैसा कि आपको बताया। लेकिन अब 24 वीक्स के ऊपर, 20 to 24 वीक्स में क्या था भाई, 2 डॉक्टर्स की सलाह होगी, सम कैटेगरी ऑफ वुमेन होंगी जिनको हम अबॉर्शन की इजाजत देंगे। लेकिन 24 वीक्स के ऊपर हो गया तो क्या होना चाहिए, एक मेडिकल बोर्ड होगा। मेडिकल बोर्ड 24 वीक के ऊपर की प्रेगनेंसी के लिए है, वो बोर्ड बनाया जाएगा। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, रेडियोलॉजिस्ट होगा, सोनोलॉजिस्ट होगा और अदर मेंबर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। ये मेंबर्स होंगे मेडिकल बोर्ड के और वो एग्जामिन करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी अबॉर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर उनको लगा कि कुछ सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं तो वो इस केस में परमिट भी कर सकते हैं। तो मेडिकल बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट ने बनाया है, इसको याद रखिएगा। प्रिवेसी एंड पनिशमेंट की बात करें तो पहले आप प्रिवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी उस एक्ट में।
आपका डॉक्टर आपके घर वालों को भी बता सकता था कि आप अबॉर्शन करवाने के लिए आई हैं। और अगर आपने ऊपर दिए गए जितने भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताए, अगर उसको आपने विलफुली जानबूझकर अगर आपने वायलेट किया तो आपके ऊपर 1000 रुपए तक का फाइन भी लगाया जा सकता था। ठीक है, तो आपको पनिश किया जा सकता था। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया कि आपकी प्रिवेसी का भी हम ख्याल रखेंगे। अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में ओनली रिवील द डिटेल ऑफ अ वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड टू अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ। केवल उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि आप अबॉर्शन कर रहे हैं अगर कोई व्यक्ति लॉ ने ऑथराइज किया है, यानी उसकी प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे। किसी को भी आप नहीं बताएंगे कि अबॉर्शन हो रहा है इस विमेन का, यानी प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे। किसको बता सकते हैं? अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ने ऑथराइज किया हो उसको आप बता सकते हो, अन्यथा आप किसी को नहीं बता सकते हो। और आपने ऊपर दिए गए जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी नॉर्म्स है, अगर उसको वायलेट किया तो आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है और फाइन भी, या दोनों भी देना पड़ सकता है। तो ये एक्ट है और ये अमेंडमेंट एक्ट है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझा आपने। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये आपने समझा। तो यहां पर अगर हम जानने की कोशिश करें कि इस अमेंडमेंट एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो समझते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का? सेफ, अफोर्डेबल एंड एसेसिबल अबॉर्शन। तो अब सेफ, अफोर्डेबल एंड एसेसिबल अबॉर्शन को रेगुलेट कर दिया। आप 24 वीक्स के ऊपर भी अगर सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज हैं, उस केस में भी आप अबॉर्शन करवा सकती हैं। अगर आप रेप आपके साथ हुआ है, तब आपके साथ प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप उस केस में भी अबॉर्ट करवा सकती हो, यानी सेफ, अफोर्डेबल एंड एसेसिबल अबॉर्शन। इस चीज को रेगुलेट करने के लिए अब एक्ट है, आपको कोई धमकाएगा डराएगा नहीं इस चीज के लिए। समझ रहे हैं इस चीज को? सेकंड, अपर जेस्टेशनल लिमिट, 24 वीक्स के ऊपर भी आप अबॉर्शन करवा सकते हो इन सर्टेन केसेस। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ती है, सेफ होता है ऊपर जाने के बाद भी। अगर 24 वीक्स के ऊपर भी है, उस केसेस में भी हम सेफली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो जेस्टेशनल लिमिट अब बढ़ गई है। नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी। आप सेफ, अगर वुमेन की लाइफ डेंजर में है या उसकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ को, फिजिकल या मेंटल हेल्थ को बहुत ढेर सारा ग्रेव इंजरी हो सकता है, उस केस में भी आप अबॉर्शन अलाउ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अब रिड्यूस हो जाएगा, मैटरनल मॉर्बिडिटी अब रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। सो नाउ व्हाट इज द इशू विद दिस एक्ट? भाई अगर आपका सिग्निफिकेंस ये है तो इशू क्या है इस एक्ट के साथ? इशू बस ये है, जो मैंने आपको बताया था कि 20 से 24 वीक में, 20 to 24 वीक्स के बीच में अगर आपको अबॉर्शन करवाना है तो अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन सर्टेन कैटेगरी ऑफ वुमेन के साथ वो चीज हो सकती है। वो कैटेगरी ऑफ वुमेन है क्या, वो एक्ट ने डिफाइन नहीं किया है और गवर्नमेंट को कहा है कि आप बताइए। तो ये चीज डिफाइंड करनी चाहिए थी एक्ट में कि किस कैटेगरी ऑफ वुमेन को ये पावर मिलेगी कि आप अबॉर्शन करवा सकती हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। तो ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है एक्ट में। सेकेंड थिंग, मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा, 24 वीक्स के ऊपर होगा तो मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा कि सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज है कि नहीं है। मेडिकल बोर्ड किस टाइम पीरियड के भीतर ये चीज चेक करेगा, वो टाइम पीरियड नहीं बताया गया है। तो अगर बहुत दिनों तक उसने ये चीज नहीं बताई तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, विमेन की लाइफ डेंजर में आ सकती है। तो वो टाइम फ्रेम भी बताना बहुत जरूरी था, जो कि इस एक्ट ने स्पेसिफाई नहीं किया। तो टाइम फ्रेम अंडर विच अ मेडिकल बोर्ड जिसको जो बताना चाहिए कि आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, वो टाइम फ्रेम भी नहीं दिया गया हुआ है इस एक्ट में। नो क्लैरिटी अबाउट ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर अगर प्रेगनेंसी अपनी अबॉर्ट कर सके या नहीं कर सकती हैं, वो इस एक्ट ने क्लियरली नहीं बताया। यानी ट्रांसजेंडर के लिए ये एक्ट वैलिड है या नहीं, ये भी हमें नहीं पता है। नेक्स्ट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। तो हमारे पास इतने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स ही नहीं हैं। अगर मैं आपको बात करूं नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 2015-16 की, तो ओनली 53% ऑफ अबॉर्शन इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल। तो बाकी के अबॉर्शन किसने किए? दाई माँ ने किए, नर्सेस ने किए, ठीक है, तो उन्होंने किए। तो हमारे पास क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स ही नहीं उतने जितने अबॉर्शंस होते हैं। तो इनके भी नंबर में इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, और ढेर सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। राइट टू फ्रीडम, 24 वीक्स के ऊपर अगर टाइम पीरियड हो गया तो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि विमेन अबॉर्शन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो विमेन के पास ये राइट ही नहीं है कि उसको अपना बच्चा पालना है या उस बच्चे को गिराना है, उसको अबॉर्ट करना है। तो ये राइट टू फ्रीडम ही नहीं है उसके पास। दीज आर द इशू विद दिस अमेंडमेंट एक्ट। सो व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड? तो वे फॉरवर्ड हमारा क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है?
जो कैटेगरी ऑफ वुमेन की बात कर रहे थे हम 20 to 24 वीक्स, उसको प्रॉपर डिफाइन करना चाहिए पार्लियामेंट बाय लॉ। तो पार्लियामेंट को एक लॉ बनाकर उस चीज को डिफाइन करना चाहिए कि किस कैटेगरी ऑफ वुमेन को हम 20 to 24 वीक्स में परमिशन देंगे अबॉर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम फॉर मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड को ये टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इतने दिन के भीतर आपको ये बताना है कि अबॉर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक टाइम फ्रेम देना बहुत जरूरी है। एंड ट्रांसजेंडर पर्सन को अबॉर्शन के लिए परमिशन है या नहीं है, एक्ट में बताना बहुत जरूरी है। तो दिस शुड बी आवर वे फॉरवर्ड। तो मैंने इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज किया है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस फ्री एजुकेशन के इनिशिएटिव को आप सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।